दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। पलामू में बड़ी वारदात, मां बेटे की टांगी से काटकर हत्या। नौडिहा बाजार थाना क्षेत्र के खैरा दोहर पंचायत क्षेत्र के शिलदा खुर्द गांव में गुरुवार की सुबह बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि मां बेटे की यहां टांगी से काटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपित भाइयों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। दोनों आरोपितों ने घटना के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर ली है। झारखंड की राजधानी रांची में इस बार भी नहीं होगा रावण दहन। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड की राजधानी रांची में रावण दहन का आयोजन नहीं किया जाएगा। बता दें कि रांची के मोरहाबादी मैदान, धुरवा के HEC, टाटी सिल्वे के EEF ग्राउंड में हर वर्ष रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया जाता था। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बीते 2 वर्षों से इसका आयोजन नहीं किया जा रहा है। शहर में सबसे बड़ा रावण दहन का आयोजन मोरहाबादी मैदान में किया जाता था। इस कार्यक्रम को देखने के लिए लोग दूर दराज से पहुंचते थे। 12वीं पास अभ्यर्थियों के पास है सेना में अफसर बनने का अवसर। भारतीय सेना के साथ जुड़कर देश की सेवा की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सेना ने 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए 90 पदों पर रिक्तियां निकाली हैं। यह रिक्तियां सेना के 10+2 टेक्निकल इंट्री स्कीम यानी TES के तहत जनवरी 2022 में शुरू होने वाले TES 46 कोर्स के लिए निकाली गई हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 अक्टूबर से शुरू हो गई है और यह 8 नवंबर तक चलेगी। इच्छुक अभ्यर्थी सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा को लेकर CBSE का बड़ा ऐलान। इस वर्ष CBSE 10वीं और 12वीं का बोर्ड एग्जाम 2 चरणों में होगा। साथ ही एग्जाम के फॉर्मेट में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में इस बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होंगे। 90 मिनट की ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। बता दें कि CBSE द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 10वीं और 12वीं की पहले चरण की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन तरीके से आयोजित की जाएंगी। 18 अक्टूबर को परीक्षा की डेट की घोषणा की जाएगी। 10वीं और 12वीं की पहले टर्म 1 की बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। बता दें कि CBSE फिलहाल पहले फेज की परीक्षाओं की डेट शीट तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही घोषित किया जाएगा। छात्रों की सुविधा को देखते हुए CBSE फर्स्ट टर्म की परीक्षाओं के लिए देश भर के छात्रों के लिए लचीला कार्यक्रम लेकर आएगा। बिहार झारखंड के बीच 210 रूट पर बस चलाने का निर्णय। बिहार के सभी शहरों से झारखंड, UP व अन्य राज्यों में बसों का परिचालन किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। इस क्रम में विभाग ने सबसे पहले बिहार और झारखंड के बीच 210 रूटों पर बसों का परिचालन करने का फैसला लिया है। विभाग ने बसों के संचालन के लिए वाहन मालिकों से 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। 26 अक्टूबर तक आवेदन की हार्ड कॉपी विभाग के कार्यालय में जमा करनी है। बता दें कि विभाग के अनुसार कई ऐसी रूट भी हैं जिसमें बसों का परिचालन नहीं हो रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा TMH में भर्ती। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि इसकी खबर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता को होने के बाद वे गुरुवार की शाम टाटा मेन हॉस्पिटल गए तथा उनका हालचाल जाना। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने TMH के चिकित्सकों को पूर्व मुख्यमंत्री का बेहतर इलाज करने का निर्देश दिया। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में झारखंड के 2 जिले हैं सबसे पीछे। नीति आयोग की ताज़ा डेल्टा रैंकिंग में झारखंड के 2 जिले सबसे पीछे आए हैं। नीति आयोग ने देश के 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग जारी की है। इसमें विकास के तय पैमानों पर देश में सबसे पीछे रामगढ़ है। बता दें कि रामगढ़ अंतिम 112वें पायदान पर है, जबकि लातेहार को इस रैंकिंग में 111वां स्थान मिला है। झारखंड के ये दोनों जिले
अंतिम 5 में शामिल किए गए हैं। यह रैंकिंग जुलाई अगस्त में हुए सर्वे के आधार पर जारी की गई है। बता दें कि इससे पहले की डेल्टा रैंकिंग में रामगढ़ टॉप रैंकिंग जिलों की सूची में 22वें और लातेहार 13वें स्थान पर आया था। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने झारखंड के कोयला खदान का किया दौरा। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी गुरुवार की सुबह छत्तीसगढ़ से रांची पहुंचे और एयरपोर्ट से ही सीधे पीपरवार ओपन कास्ट माइंस का निरीक्षण करने के लिए रवाना हो गए। उन्होंने झारखंड के चतरा जिले में अवस्थित CCL रांची की अशोक ओपन कास्ट कोयला खदान का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कोयला आपूर्ति की कमी पूरी करने की कोशिश की जा रही है। कल से 2 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति की जा रही है। उनके साथ कोल इंडिया के चेयरमैन, CCL के CMD समेत कोयला मंत्रालय के कई अधिकारी भी थे। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि होने से आयात प्रभावित हुआ है, जिसका सीधा असर बिजली उत्पादन पर पड़ा है। बता दें कि पिछले दिनों यह सवाल उठ रहा है कि चंद दिनों में बिजली संयंत्रों का कोल स्टॉक खत्म हो जाएगा। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 नवंबर तक शुरू होगी झारखंड में पंचायत चुनाव। झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा जल्द होगी। राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और अधिकारियों के साथ पूजा के बाद होने वाली हाई लेवल बैठक में चुनाव कराने पर मुहर लगेगी। बता दें कि नवंबर के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो सकती है। सरकार का प्रयास है कि 15 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया शुरू हो और 25 दिसंबर से पहले पूरी हो जाए। चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले दिनों जिलों के DC, SP के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी। इसमें मतदान केंद्रों की स्थिति, सुरक्षा के उपाय आदि की समीक्षा की गई थी। बता दें कि झारखंड में 4 से 5 चरणों में मतदान हो सकता है। एक चरण में 1 सप्ताह का समय लगता है। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया 40 से 50 दिन तक चलेगी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 14 कोरोना संक्रमित। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 14 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 8 लोगों ने कोरोना को हराया भी है। अब झारखंड में कुल 126 सक्रिय मामले बचे हैं। बुधवार को सबसे अधिक 7 कोरोना संक्रमित मरीज झारखंड की राजधानी रांची से मिले। अब तक पूरे झारखंड में 3,48,381 संक्रमित मरीजों की पहचान हो चुकी है। इनमें से 3,43,126 लोग ठीक भी हुए हैं। बता दें कि बोकारो में 4, पूर्वी सिंहभूम में 2, रामगढ़ में 1 और रांची में 7 संक्रमित हैं। दशहरे के आसपास इन 10 राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को कहा है कि पूर्व केंद्रीय बंगाल की खाड़ी और इसके आसपास एरिया में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। इसके कारण से कई उत्तर और दक्षिणी भारत के राज्यों में बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही यहाँ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 15 अक्टूबर से पूर्वी भारत और मध्य भारत में बारिश की तीव्रता बढ़ने के आसार हैं। बता दें कि इसके अलावा अगले 4-5 दिनों के दौरान दक्षिणी भारत में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मोदी सरकार ला रही है नया IT कानून, प्राइवेसी समेत कई मसलों पर खासा ध्यान। पेगासस मामले के बाद देश में फिर से घमासान मचा हुआ है। इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस साल फरवरी में मौजूदा IT एक्ट 2000 में कुछ कड़े नियम शामिल किए थे, जिसके चलते कुछ सोशल मीडिया कंपनियों केंद्र सरकार के बीच अच्छा खासा तनाव खड़ा हो गया था। बता दें कि खासकर ट्विटर ने हद से ज़्यादा अड़ियल रवैया दिखाया था, यहाँ तक कि इस मामले में अदालत को भी दखल देना पड़ा। इस कड़ी में अब खबर आ रही है कि सरकार एक बिल्कुल नए IT कानून पर विचार कर रही है, जिसमें इंटरनेट यूजर्स की प्राइवेसी को काफ़ी महत्व दिया गया है।
इस घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों के अनुसार इसमें बिटकॉइन, डार्क नेट जैसे कुछ आधुनिक पहलुओं को भी शामिल किया जा सकता है। बता दें कि नए कानून में सारे नियम शामिल करने के बाद ही लागू किए जाएंगे। इस नए तंत्र में शिकायत, उनका निवारण, अनुपालन तंत्र अधिकारी भी शामिल हैं। झारखंड में जमकर उत्पात मचाने वाले हाथी पर वन विभाग सख्त। झारखंड के लातेहार, हजारीबाग एवं आसपास के क्षेत्रों में 5 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हाथियों के झुंड से बिछुड़े हाथी को वन विभाग ने अपने राडार पर ले लिया है। अगर वह हमला करने से बाज नहीं आया तो उसके खिलाफ वन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। बता दें कि वन विभाग की टीम इस हाथी को घने जंगल में पहुंचाने की जुगत में जुटी है। यदि हाथी बाज नहीं आया तो बेहोश करने का बड़ा कदम भी उठाया जाएगा। पिछले एक हफ्ते में लातेहार, हजारीबाग के गांवों में हाथियों का उत्पात जारी है। लगभग 16 हाथियों का झुंड बार बार गांवों में प्रवेश कर रहा है। फसलों को नुकसान, मवेशियों पर हमला और घरों को तोड़ने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हाथियों के झुंड से ज्यादा खतरनाक समूह से बिछुड़ा अकेला हाथी साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को करेंगे समर्पित। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि विजयदशमी के शुभ मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा उद्योग संघों के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे।